हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर 1 यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें एक शॉट में हम लोग पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव के सारे प्रश्न। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला प्रश्न होगा कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास है कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन और कार्बन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, जब आपस में जुड़कर, यानी हम लोग के पास है कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ कर क्या बनाएंगे, CO2 का निर्माण करेंगे। यानी कि दो पदार्थ आपस में मिलकर क्या करेंगे, नए पदार्थ का निर्माण, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। इसमें आता है अभिकारक। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक बोलते हैं। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। ठीक। नेक्स्ट इसमें आता है प्रतिफल। क्या होता है, प्रतिफल होगा जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है, उसे हम प्रतिफल बोलते हैं। यहाँ पर है CO2, जो कार्बन और O2 से मिलकर बना उसे बोलते हैं CO2। तो CO2 बना तो उसे प्रतिफल हो गया। ठीक। ये हम लोग का 3 टॉपिक के लिए रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है, उसे हम अभिकारक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया होने की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ इसकी क्या क्या विशेषता है। उस विशेषता को हम लोग जानेंगे कौन सी 5 विशेषता है। तो हम लोग मुख्य रूप से 5 विशेषता है जिससे पता लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो पहला हम लोग का विशेषता है कि गैस की उत्पत्ति। पहला है गैस की उत्पत्ति, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होती है, गैस की उत्पत्ति होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा हम लोग का होता है अवक्षेप का बनना। सेकंड हम लोग का होता है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना यानी कोई पदार्थ नया निर्माण होता है। रंग का परिवर्तन, जैसे कि रंग का परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि लोहा को, यदि लोहा होता है नॉर्मल कि जिस तरह से हम लोहा को देखते हैं, यदि उसको पानी में डाल के कुछ दिन छोड़ देते हैं, क्या होता है, अभिक्रिया करके उस पर जंग का एक लोहे परत लग जाता है, उसे हम रंग का परिवर्तन हो गया। ताप में परिवर्तन, ताप में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोग अगर चावल अगर पानी को एक साथ रख कर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे ऊष्मा उसमें संचित होते होते उसमें क्या हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर यानी कि ताप में परिवर्तन, यानी कि नॉर्मल से हाई हो जाता है। अवस्था परिवर्तन, अवस्था में चेंज हो जाता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है। ठीक। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या बनाता है, H2O बनाता है, जल बनाता है। यानी कि हाइड्रोजन अलग होता है, गैसीय अवस्था में होता है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन दोनों मिलकर क्या करता है, जल का निर्माण करता है। और जल क्या हम लोग जानते हैं कि जल के द्रव बना देता है, यानी कि उसका अवस्था में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के उनके नामों के स्थान पर उनके सांकेतिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि उनके नाम के स्थान पर उनके सांकेतिक सूत्रों का प्रयोग कर लिया जाता है। यानी कि जैसे किसी का नाम बहुत लंबा चौड़ा हो, किसी का नाम कहीं भी कुछ हो, लेकिन उसके घर में उसको प्यारा से किसी नाम से बुलाया तो उसी को बस सांकेतिक रूप में बोला जाता है, तो उसी सांकेतिक रूप का प्रयोग किया जाता है इसमें भी, रासायनिक समीकरण में भी। जैसे कि हमने एक ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर आपस में क्या बनाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगा। ठीक। लेकिन हम हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन इतना बड़ा ना लिख के इसके जगह पे H2 लिख देते हैं। हाइड्रोजन की जगह पे H2 लिखेंगे और क्लोरीन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे। तो H2 और Cl मिलकर क्या बनाएगा, HCl। यानी कि उसके नाम के बड़े नाम के स्थान पर उसका हम लोग सांकेतिक सूत्र यानी H2 का और क्लोरीन की जगह पे Cl का उपयोग कर लिए। इससे हम लोग का रासायनिक समीकरण इसको कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाएँ। विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएँ, कौन कौन सी अभिक्रियाएँ होता है विभिन्न प्रकार की, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। पहला अभिक्रिया होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, संयोजन।
तो संयोजन में क्या, संयोजन से पता लग रहा है कि संयोग, यानी कि संयोजन से संयोग होता है, यानी कि जब दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उस टाइम एग्जाम्पल में ले C+O2, यानी कि C+O2 का मैंने एग्जांपल लिया था कि C+O2 यानी कि बना के क्या बनाएगा, CO2, यानी कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करने, बड़ा पदार्थ यानी दो छोटे छोटे, कार्बन छोटा है ऑक्सीजन छोटा है, लेकिन दोनों जुड़ के जब नया पदार्थ का निर्माण करें तो CO2 का निर्माण किया, उसे हम क्या बोलेंगे, CO2। ठीक, उसके बाद आता है वियोजन, यानी कि इसमें दो छोटे छोटे पदार्थ जुड़ के एक नए पदार्थ का निर्माण, यानी किसी भी समीकरण में कोई समीकरण दे दिया, पूछेगा संयोजन कौन है, यानी कि जब देख लेंगे तब दो छोटा छोटा पदार्थ क्या जुड़ के एक पदार्थ का ही, इधर एक साइड का ही निर्माण होगा, उसे क्या बोलेंगे, CO2 का ही निर्माण होगा, यानी कि एक साइड का दो पदार्थ लगा लेकिन इधर एक हम लोग का प्रतिफल के रूप में मिला, उसे हम क्या बोलेंगे, CO2। ठीक, यानी कि संयोजन। वियोजन में क्या होता है कि जब बड़ा पदार्थ क्या होता है, जब बड़ा पदार्थ टूटकर दो छोटे छोटे या विभिन्न यौगिकों का या विभिन्न पदार्थों का निर्माण करता है उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी कि मान के चलिए मेरे पास है CaCO3, और इसको क्या किए, इसको हमने तोड़ा तो क्या बना, CaO प्लस CO2, हम लोग के पास बना CaO प्लस CO2, यानी कि एक पदार्थ बड़ा था उसको तोड़ें तो जो छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण हो उसे क्या बोलेंगे, वियोजन। यानी कि जब देख लेंगे एक साइड में एक ही अभिक्रिया है लेकिन अगले साइड उसका प्रतिफल जो दो भागों में टूट जा रहा है, यानी कि एक CO में एक CO2 में टूट गया तो क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि एक साइड में एक ही है लेकिन प्रतिफल में दो को प्राप्त हो गया, उसे हम वियोजन बोल देंगे। और एक साइड में दो है, एक साइड में हम लोग को प्रतिफल के रूप में एक प्राप्त हो रहा है पदार्थ, उसे बोलेंगे हम लोग संयोजन। उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिफल अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को विस्थापित करके उसके साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम लोग के पास एक होता है CuSO4 प्लस Fe, ये हमने एक उदाहरण ले लिया, जिसमें क्या हुआ, लोहा हम लोग ले लिए, कॉपर सल्फेट्स ले लिए, सल्फर सल्फाइड, तो क्या हुआ, इधर फेरस यानी कि लोहा क्या करेगा, अब इसमें क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके और SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कि लोहा का करेगा अब FeSO4 प्लस Cu, यानी इसमें क्या किया कि अपना जगह जो एक बड़ा अभिक्रिया है और उसमें एक छोटा, यानी कि ये बड़ा एक यौगिक हो गया CuSO4 और उसमें क्या एक अकेला ये Fe लोहा अकेले है, अब ये किया कि इसको हटाकर इसके स्थान पर खुद आ गया, यानी कि Fe के स्थान पर खुद आ गया, Cu के स्थान पर खुद Fe आ गया और Cu को बाहर निकाल दे, उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। देखेंगे कि जहाँ दो अभिक्रिया में दो यौगिक भाग ले रहे हैं, दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, लेकिन ये वाला जो सिंगल पदार्थ है वो बड़े वाले पदार्थ में जुड़ जा रहा है और जो जुड़े हुए पदार्थ उसको अलग कर दे रहा है, एक को अलग कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन में क्या होता है कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि हम लोग के पास हो जाएगा NaCl प्लस AgNO3, यानी कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट हम लोग का ये हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, अब सोडियम क्लोराइड में से क्या करेंगे, अब जब दोनों ही अभिक्रिया करेगा तो अब जो सिल्वर है वो Cl के साथ जुड़ेगा और Na है जो NaO3 के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि सोडियम नाइट्रेट बना देगा और AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड ये बना देगा, यानी कि दो अपने आपस में आदान प्रदान, यानी प्रतिफल के रूप में हम लोग को क्या बनेगा, तो AgCl प्लस NaNO3, ये क्या होगा हम लोग का वियोजन अभिक्रिया। यानी कि इसमें भी दो था, इसमें भी दो था, प्राप्त भी होता है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, यानी बराबर बराबर होते क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इधर भी बराबर हो गया, इधर भी बराबर, यानी कि दोनों क्या किया, एक दूसरे का आदान प्रदान किया है, इसमें से इसको एक दे दिया, इसको अपना एक दे दिया, यानी कि दूसरे अदला बदली कर लिया, उसे क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन एक था, अगर एक रहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, जब एक रहता है और एक जो क्या करता है इसमें से विस्थापित करके खुद वहाँ पहुँच जाता है, उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि लोहा जो है कॉपर को विस्थापित करके खुद FeSO4 बना दिया और कॉपर को क्या क्या अलग उसे बाहर निकाल दिया, उसे बोलेंगे विस्थापन। और दो अलग और अपना दूसरा अदला बदली कर लिया, उसे बोलेंगे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद होता है अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि अवक्षेप प्राप्त होता है। मतलब जैसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कभी कराएंगे तो जैसे रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें क्या होगा, प्रतिफल के रूप में, जैसे हम लोग के पास प्रतिफल AgCl प्लस NaNO3 प्राप्त हुआ, तो ये प्रतिफल के रूप में क्या हुआ,
हम लोग को ठोस प्राप्त होता है। यदि इसी अभिक्रिया को हम लोग लेते हैं तो AgCl क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड हम लोग का क्या होगा, ये ठोस के रूप में हम लोग को प्राप्त होगा। यानी कि NaCl प्लस AgNO3 जो अभिक्रिया करेंगे तो AgCl और NaNO3 में AgCl हम लोग क्या होगा, ठोस के रूप में प्राप्त होगा। ये हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। अब उसके बाद है नेक्स्ट उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण मतलब उदास, यानी कि उदासीनीकरण इनके एक साइड से जितना बराबर, एक साइड एक दोनों क्या होगा, दोनों बराबर मात्रा में एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे, उसे हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको समझते हैं कि कैसे ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। तो हम लोग के पास है एक, इसमें क्या होता है कि जब कोई अम्ल जो है भस्म से अभिक्रिया करके जल तथा लवण का निर्माण करता है, यानी कोई भी उदासीनीकरण अभिक्रिया में होगा उसमें जल का निर्माण होगा, यानी कि उसको भी हम लोग देख के समझ के जिसमें जल का निर्माण होगा वो सीधा टिक लगाएंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जैसे कि HCl प्लस NaOH, HCl प्लस HCl क्या हो गया, हम लोग का अम्ल हो गया, और NaOH क्या हो गया, हम लोग का भस्म हो गया। तो HCl हम लोग का अम्ल और NaOH क्या होगा, हम लोग का भस्म हो गया। तो जब दोनों ही आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, जल तथा लवण का निर्माण करते हैं। तो हम लोग को बनेगा NaCl2 प्लस H2O, ठीक, H2O, यानी कि जिधर जिधर देख लेंगे जल का निर्माण हो रहा है उधर हम लोग मारेंगे सीधे क्या, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। जिधर देख लिए जल का निर्माण हो रहा है उसे मारेंगे सीधा एकदम उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर HCl और NaOH है तो यहाँ पर अम्ल हो गया और भस्म हो गया। जब दोनों अभिक्रिया किया तो यहाँ पर क्या बनाया, एक लवण का निर्माण किया, और क्या किया, H2O क्या है, जल का निर्माण कर दिया। इसका हम लोग समझेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन भी दे सकता है कि HCl प्लस NaOH बराबर दे देगा NaCl2 प्लस H2O। 21 अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप लोग को क्या मारना है, वहाँ पर लोग का ध्यान से देख के इधर हम लोग का अगर H2O दिख रहा है तो मारेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक और होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है समझते हैं कि वैसी क्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी क्रिया होती है, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रकाश की उपस्थिति में कोई क्रिया होती है तो होती है जो पौधे जो खाना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं उसे बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उसी के रूप में ज़्यादा होती है। तो इसको समझते हैं कि इसका क्या एक उदाहरण है। इसका एक उदाहरण हो सकता है CCO2 प्लस 6H2O हाइफन C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक, और C6H12O6 ये क्या है, ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो इस फार्मूला का C6H12O6 यानी 6 दूनी 12 फिर 6 6 दूनी 12 6 6 दूनी 12 6 6 12 6 6 12 6 यानी कि C6 कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 12, O6 यानी ऑक्सीजन 6 गो जिसमें रहेगा वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। और इसमें ग्लूकोज का फार्मूला देके यानी कि C6H12O6 दे के पूछ सकता है कि ये किसका सूत्र है। तो उसमें आप लोग को ग्लूकोज पढ़े रहेंगे तो ग्लूकोज मारेंगे। और 6CO2 प्लस 6H2O मिल के क्या बनाते हैं, ये सबसे प्रकाश में यही अभिक्रिया होने वाला है, जिससे क्या बोलते हैं प्रकाश रासायनिक, यानी प्रकाश में जो प्रकाश में घट रहा है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन हम लोग का है। उसके बाद हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग के पास है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसको समझते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सी से समझते हैं। ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन में क्या आता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सी में ऑक्सीजन का करेंगे तो ऑक्सी प्लस जन होगा ना, ऑक्सी प्लस जन, यानी कि ऑक्सीजन में ऑक्सी प्लस जन मिल क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। तो ऑक्सी में क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सी मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे हम लोग लिखे थे C+O2, तो इसमें ऑक्सीजन ये जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जिसमें जुड़ रहा है C के साथ, तो क्या आ जाएगा CO2 आ गया। उसके बाद क्या है SO2, तो सल्फर है यहाँ पर, ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा SO2। यहाँ पर क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ऑक्सीजन जिसमें जुड़ेगा वो हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद होता है अवकरण अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन किसमें जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जिसमें जुड़ रहेगा वो क्या हो जाएगा, अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण अभिक्रिया के लिए हम लोग के उदाहरण लेते हैं। अवकरण अभिक्रिया के CuO प्लस H2, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, H2 मतलब हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो CuH2 तो क्या बनाएगा Cu प्लस H2O, क्या हो जाएगा Cu प्लस H2O। यहाँ पर क्या बना दिया हम लोग का अवकरण अभिक्रिया बना दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हम लोग का बना दिया
अवकरण अभिक्रिया। ठीक, उसके बाद आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया? यानी कि अब यहाँ पर कोई बोले ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है हाइड्रोजन में, तो ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है ऑक्सीजन में, तो ये सिंगल रूप से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो गया अवकरण अभिक्रिया। ठीक, अब यही इस फॉर्मूला का बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे हम रेडॉक्स यानी दोनों उल्टा बोलते हैं। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, तो उसे क्या बोलते हैं अवकरण एक साथ होता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है हाइड्रोजन भी जुड़ता है, उसे क्या बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स इसको सी यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन भी दोनों जुड़ के बना रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब होता है शोषण, शोषी मतलब होता है शोषी मतलब होता है शोषण, शोषी मतलब होता है शोषण, शोषी मतलब शोषण। तो वैसी रासायनिक जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि अपने अंदर ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे हम लोग को ले लेते हैं N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा, इधर अगर प्लस में ऊष्मा लिख दें, अभिकारक की अगर हम ऊष्मा लिख रहे हैं, अभिकारक के साइड में अगर ऊष्मा लिखेंगे तो ऊष्मा का शोषण हो रहा है। ठीक, अभिकारक की ओर तो बनेगा 2NO, यानी कि अगर हम अभिकारक की ओर ऊष्मा लिखेंगे तो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, अगर यही हम प्रतिफल की ओर लिख देंगे तो क्या होगा ऊष्मा का वियोजन, यानी कि ऊष्मा छेपी हो जाएगी, ऊष्मा का छेपन कर रहा है, यानी कि अपने से बाहर ऊष्मा को निकाल रहा है, उसे ऊष्मा छेपी। और ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा अपने अंदर ग्रहण करना, तो ऊष्मा वो छेपी हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण तथा अवकरण के प्रभावों को लिखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण तथा अवकरण के प्रभाव क्या क्या होते हैं। भोजन के पाचन में हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पेट में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, HCl तथा हम लोग के और क्या होता है, और हम लोग के ब्लड में क्या होता है ऑक्सीजन, हम लोग क्या लेते सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करता है हम लोग को अंदर है HCl, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग के पेट में जिससे हम लोग का खाना पड़ता है, और ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन जो हम लोग के सांस में लेते हैं, तो ये दोनों क्या करता है इसी का दोनों का ऑक्सीकरण अवकरण का उपयोग बता रहे हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भोजन को पचाने में क्या होती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक, भोजन जो दुर्गंधित होता है किस प्रकार से होता है, तो भोजन में क्या करता है, भोजन में जो तेल वगैरह हम लोग डाल के बनाते हैं मसाला वगैरह, तो क्या करता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, जिससे वो दुर्गंधित होना महकना स्टार्ट कर देता है। ठीक, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक उसी को बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो 17 फरवरी से एग्जाम है इसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया जाए, ताकि आप सभी का एक बार में ही सारा एक एक चैप्टर क्लियर हो जाए। उसके बाद दहन किसे कहते हैं, दहन मतलब होता है जलना, आग। तो किसी पदार्थ की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, जिससे क्या होता है प्रकाश और ऊष्मा का निर्माण होता है, उसे क्या बोलेंगे दहन बोलते हैं। यानी कि जब किसी पदार्थ को हम लोग जलाते हैं तो जलाने से क्या होता है उससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है उससे ऊष्मा निकलती है, यानी कि उससे ताप निकलता है ना। ठंडा के दिन में क्या करता है लोग आग तापते हैं, क्यों, क्योंकि उससे ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा की जो उनके बॉडी को गर्म करते हैं, इसलिए उसे ही दहन कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ को ऑक्सीजन के ऊपर, कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन के जलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिस पदार्थ को जलाए जिससे ऊष्मा निकले, ऊष्मा निकले और प्रकाश निकले, उसे क्या बोलते हैं ऊष्मा, उसके दहन बोलते हैं। तो ये हम लोग का दहन हो गया। उसके बाद दहन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन है, तो दहनशील पदार्थ कैसे मतलब जाने कि दहन करने के लिए क्या क्या हम लोग के लिए जरूरी होता है, तो दहनशील पदार्थ के लिए होना जरूरी होता है, क्योंकि दहनशील जब पदार्थ नहीं होगा तो दहन नहीं कर पाएंगे। यदि हम ईंट को लाके जलाएंगे तो ईंट जलेगा, ईंट नहीं जलेगा, तो वो दहनशील पदार्थ नहीं है। जो आसानी से जल जाता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लें पेट्रोल जलाएं तो क्या दहनशील पदार्थ है, क्योंकि वो आसानी से जल जाता है, पेट्रोल जल जाता है। लकड़ी लें, लकड़ी जल जाता है, दहनशील पदार्थ है। पत्ता लें, पत्ता जल गया। कागज़ जला दिए, कागज़ जल गया। कोई लकड़ी जला दिए, कोई प्लास्टिक का सामान जल जाता है, उसे दहनशील हो जाता है, यानी दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है। दहन के पोषक पदार्थों का होना जरूरी है। ज्वलन ताप के, यानी कि उसी ताप पे कोई पदार्थ जलेगा जहाँ उसका ज्वलन ताप हो, यानी कि पानी को यदि हम गर्म करने रखते हैं, पानी तभी जब खोलता है जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है, तभी पानी खोलना स्टार्ट करता है। उसी पर से कोई पदार्थ जलना तभी स्टार्ट करेगा, जलना प्रारंभ तभी करेगा जब वो अपने एक नियत ताप पे पहुँच जाएगा, जहाँ से उसका जलना अब स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग जैसे ही माचिस मारते हैं, अगर पुआल में हम लोग माचिस मारते हैं तो पुआल जलने लगता है। ये नहीं कि पुआल जलने लगा तो बस हम लोग मारते नहीं, उसका टेम्परेचर उतना ही है, हम इतना टेम्परेचर में जाएंगे तो उसके बाद हम जलना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कोई भींगा हुआ पुआला रहता है, उसको हम लोग आग पे डालते हैं तो जल्दी नहीं जलता है, क्योंकि उसमें उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसके कारण वह जब तक अपने टेम्परेचर पर नहीं पहुंच जाता कि जहाँ से उसको जलना स्टार्ट करना, तब तक वह जलता नहीं है। जैसे ही वो अपने टेम्परेचर को क्रॉस कर लेता है उसके बाद जलना स्टार्ट करता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि ज्वलनशील पदार्थ का उसके पोषक पदार्थ का होना और उसके ज्वलन ताप के, जिस ताप पर जलना प्रारंभ, उस ताप की प्राप्ति होगी, तभी वह क्या होगा जलना प्रारंभ करेगा।
अब क्या देता है कि और इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि मोमबत्ती के बारे में बताएं कि मोमबत्ती का जो उसके बता देते हैं कि मोमबत्ती क्या होता है, मोमबत्ती का जो भाग क्या क्या होता है। उसमें ज्वलनशील भाग होता है, प्रकाश मंडल होता है, प्रकाशहीन मंडल होता है। जैसे कि ये मोमबत्ती के हम क्या बना दिए, ये पर मोमबत्ती का हम भाग बना दिए। इसमें ये बत्ती रहता है, मोमबत्ती में ये बत्ती रहता है, ठीक है। ये बत्ती हो गया, इसमें का बत्ती हो गया। ये हो गया केंद्रीय, जो सबसे अंदर में तो उसे केंद्र बोलते हैं। कोई भी अंदर होता है केंद्रीय, तो इसको बोलेंगे केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल। उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का बीच वाला प्रकाशमान मंडल, प्रकाशमान मंडल। एक हो जाए प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल, ठीक, प्रकाशहीन मंडल। तो केंद्रीय मंडल को क्या कहते हैं, इसके अदहन का क्षेत्र। अब यहाँ पर उसमें जलेगा तो क्या हमसे उसमें मिलेगा, इसे अदहन का क्षेत्र। यहाँ पर जलता है, उसे अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। ये क्या करता है कि बत्ती को घेरे रहता है। ये बत्ती को देखिए, सबसे लास्ट वाला जो नीचे अंदर वाला भाग है क्या करता है, बत्ती को घेरे रहता है। बत्ती को घेरा है, यही सबसे बीच वाला भाग बत्ती घेरता है, इसीलिए इसे अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। और इसे क्या हो गया, बत्ती को घेरे रहता है। और इसका रंग क्या होता है, नीला होता है। क्या होता है, इसका रंग नीला होता है। प्रकाशमान मंडल के साथ जो इसमें कहता है प्रकाशमान मंडल, यहाँ से क्या प्रकाशमान मंडल, ठीक, यहाँ से प्रकाशमान मंडल। ये बीच वाला, जो बीच वाले को प्रकाश मंडल, सबसे केंद्रीय भाग को केंद्रीय मंडल, बीच वाले को प्रकाश मंडल, और सबसे लास्ट सबसे बाहर वाले को प्रकाशहीन मंडल कहा जाता है। इसका रंग क्या होता है, इसका रंग पीला होता है। अपूर्ण दहन होता है, पूर्ण रूप से नहीं, अपूर्ण रूप से दहन होता है। पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है, यानी कि इसे के बीच में आधा अधूरा होता है, ठीक। जैसे कि सबसे पहले अगर कोई इंसान कोई ऊपर, सबसे पहले जिधर से हवा आ रही है, मान के चलिए कि इधर से हवा है, तो अगर वहाँ सबसे पहले उसके मुंह पे कोई व्यक्ति रहेगा, सपोज कीजिए कोई स्टैंड पंखा है, तो स्टैंड पंखा कोई सामने बैठा है उसको ज़्यादा हवा लगेगा, उसके जस्ट बगल में बैठा उसको कम हवा लगेगा, उसके बाद जो बैठा उसको कम हवा लगेगा। तो सबसे पहले ये आदमी बैठा था, इसको सबसे ज़्यादा हवा लगेगा, यानी कि प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल ये बोल रहा है, प्रकाश ये जलता तो सबसे ज़्यादा तेज यही है, ताप सबसे ज़्यादा यही देगा प्रकाश मंडल। लेकिन प्रकाशमान कहाँ से होगा, यहाँ से प्रकाशमान होगा, क्योंकि ये अदहन का यहाँ जलता नहीं, बल्कि यहाँ जलता है। क्योंकि ऑक्सीजन सबसे पहले ज़्यादा किसको मिलेगा, सबसे बाहरी भाग को सबसे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, प्रकाशमान, यानी कि ज़्यादा जलेगा। और प्रकाशहीन मंडल इसलिए बोलता है कि प्रकाश से नहीं, जैसे ज्वलन ज़्यादा ताप इसे देने का काम करता है। और सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताप होता है, ठीक। उसके बाद बीच में से प्रकाश निकला, और केंद्रीय मंडल जो होता है सिर्फ इस बत्ती को क्या करता है, सेपरेट रूप से रखने का काम करता है। जैसे कि ये बत्ती इसको सेपरेट रूप से रखता है, ठीक। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के टुकड़े को डाला जाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट, यानी जो हम लोग उस टाइम पे जो हम लोग एक अभिक्रिया, जैसे मैंने पहले बताया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मैंने क्या बताया था, CuSO4 प्लस Fe। मैंने बताया था CuSO4 प्लस Fe बताया था ना। तो CuSO4 प्लस Fe में क्या बना था, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ये अलग हो गया था, ठीक। उसी प्रकार से कि जब कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के किल डाल दिया था, यानी लोहा का एक टुकड़ा डाल देंगे तो क्या होगा, तो उसमें से क्या करेगा, लोहा जो है कि कॉपर को विस्थापित करके, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया है कि लोहा जो कॉपर को विस्थापित करके और फेरस सल्फेट का क्या करता है, निर्माण कर देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेगा कि लोहा जो है कॉपर सल्फेट को विस्थापित करेगा और कॉपर सल्फेट को विस्थापित करेगा और फिर फेरस सल्फेट का निर्माण करेगा, जिससे क्या होगा, और इसका जो भाग, इसका जो रंग होता है, जिसको नीला होता है, ये थोड़ा सा क्या हो जाए, हरा टाइप पे इसका रंग हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब लोहे को कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तो सिंपल माइंड में रखना है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, लोहा कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट का निर्माण करता है, और विस्थापित कर फेरस सल्फेट का निर्माण करता है, और इसका रंग नीला से हल्का हरा टाइप में चेंज हो जाता है। इसे ही हम इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के किल जाता था। इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, सिंपल है। उसके बाद हम कहते हैं क्या होता है जब मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में, यानी जब मैग्नीशियम का जो फीता होता है उसको वायु की उपस्थिति में अगर हम लोग जलाएंगे तो क्या होगा, तो मैग्नीशियम को जैसे कि वायु की उपस्थिति, यानी वायु में चलेगा क्यों, जब उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन जब रहेगा तभी जलेगा। तो ऑक्सीजन जब करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि हम लोग के पास Mg
Mg हो गया मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम क्या करेगा, जब जो करेगा तो ऑक्सीजन से ये क्रिया करेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाएगा, MgO बनाएगा। तो मैग्नीशियम जब अब क्रिया करेगा तो MgO बनाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो क्या होगा, जब भी मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में जलेगा, अब क्रिया करेगा तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है कि द्रवित भूत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG क्या होता है। LPG क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो LPG क्या होता है, जिसको हम लोग घर में नॉर्मली खाना बनाने में यूज करते हैं, नॉर्मली जो खाना बनाने में यूज करते हैं उसको बोलते हैं LPG, ठीक। तो LPG में क्या क्या मुख्य रूप से होता है, तो सबसे पहले होता है ब्यूटेन, सबसे पहले होता है ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन, ठीक, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ब्यूटेन जो है ये मुख्य रूप से गैस में, उसमें जो द्रवित उसमें मुख्य रूप से यही काम करता है। इसका सूत्र होता है C4H10, इसका सूत्र होता है, ठीक। 4 दूनी 8 दूनी 10, फिर इसके C3H8, 3 दूनी 6 2 8। प्रोपेन का होता है C2H6, 2 दूनी 4 6, ठीक। ब्यूटेन का क्या होता है सूत्र, C4H10, यानी ब्यूटेन का सूत्र C4H10, मेथेन का C3H8, प्रोपेन का C2H6, यानी कि यहाँ के देखिए सबसे पहले प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन। प्रोपेन में दो कार्बन, मेथेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, और उसके बाद 2 से क्या करना है, 2 दूनी 4, 4 2 6, 3 दूनी 6 2 8, 4 दूनी 8 2 10, इस प्रकार से होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, द्रवित पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है, ठीक। कि पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन की मात्रा, ब्यूटेन C4H10 प्रोपेन और मेथेन का मिश्रण होता है, लेकिन इसका मुख्य है वो क्या होता है, ब्यूटेन होता है। इसके क्या होता है, बहुत ही ऊंच टेम्परेचर पर दाब प्रेशर लगाया जाता है, जिससे क्या होगा, द्रवीभूत यानी कि द्रव के रूप में लाया जाता है, जिसमें हम लोग हिलाते होंगे गैस को तो लगता है कि इसमें द्रव जैसे कि भरा हुआ है, पानी जैसा, तेल जैसा भरा हुआ है, लेकिन क्या होता है गैस के रूप में धीरे धीरे वो निकलता है, जिससे हम लोग का घर में खाना पकता है। तो इस प्रकार से चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको सारा मैंने करा दिया। इसमें इससे बाहर अब चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब जो बच्चा समझने वाला होगा, इसको अच्छे से लेक्चर को 2-3 बार देखेगा, उसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव भी इससे क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, लगभग उसमें 105 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का स्पेशल, इसमें पूरा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिएगा, तो उसको जाकर ध्यान से देख लीजिए, और उसमें जो भी आपका डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके लिए तब तक के लिए जय हिंद।